अपडेट करें आपको। मोदी सरकार का एक और भयानक मंसूबा बेनकाब हो गया है। बावसूख जराये के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने G20 इजलास की नाकामी को देखते हुए हुर्रियत पसंदों से मंसूब एक फॉल्स फ्लैग हमले का मंसूबा बना लिया। मोदी सरकार का एक और भयानक मंसूबा बेनकाब। बावसूख जराये के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने G20 इजलास की नाकामी को देखते हुए हुर्रियत पसंदों से मंसूब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बना लिया। तफसीलात नवीद अकबर से जानेंगे। जी नवीद अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बावसूख जराये ने इत्तला दिया कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने G20 इजलास की नाकामी को देखते हुए, क्योंकि कई ममालिक ने इस इजलास में शिरकत से जो है मदद कर ली थी, उन्हें शिरकत नहीं की, क्योंकि उनका कहना था कि इजलास जो है एक मुतनाज़ा इलाके में हो रहा है, जिसकी मुतनाज़ा हसीयत अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जिसकी हसीयत का भी तयन होना है। तो इस सबको देखते हुए हुर्रियत पसंदों से मंसूब एक फॉल्स फ्लैग हमले का नाकाम मंसूबा बनाया, एक मंसूबा बना लिया भारतीय सरकार ने। इस मंसूबे के मुताबिक ये हमला एक डबल एजेंट हुर्रियत पसंदों को उकसाने के बाद उनको G20 समिट पर श्रीनगर में हमला करने की सहूलत फराहम करेगा। इस हमले के फौरन बाद इन हमलावरों को मार दिया जाएगा। जाली शनाख्त और फेक पाकिस्तानी वेपन बुनियाद पर इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा। ऐसा पहली दफा नहीं है। भारत अक्सर जो है इस तरह की सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, हुर्रियत लीडरों को, और जो कश्मीर में तहरीक आज़ादी कर रही है उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है। आज दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए हुर्रियत लीडरों को ये मंसूबा बनाया गया कि एक एजेंट को, जो डबल एजेंट है, उसको इस्तेमाल करके हुर्रियत लीडर्स को जो है उनके खिलाफ जो है एक G20 पर हमला किया जाए और हुर्रियत लीडर्स को उसमें मारकर, जो हमलावर होंगे उनको मारकर उनके कब्जे से पाकिस्तानी वेपन जो है वो बरामद करने का एक मंसूबा है, ताकि इसको सामने रख के जो है पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। G20 समिट को जो है जो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि कई अहम ममालिक इसमें चीन समेत शरीक नहीं हुए, तो ये एक सिफत है जिसको मिटाने के लिए बिल्कुल कई अहम ममालिक हैं जो कि इसमें शरीक नहीं हुए, जिसके बाद हम देख रहे हैं भारत की जानिब से ये भोंडा किस्म का एक और मंसूबा G20 इजलास की नाकामी को देखते हुए हुर्रियत पसंदों से मंसूब एक फॉल्स फ्लैग हमले का मंसूबा बना लिया गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जानी थी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, इस तरह की माजी में भी हम देखते रहे हैं कि भारत की जानिब से कोशिशें की जाती रही हैं और एक दफा फिर इस तरह का मंसूबा बनाया गया जिसकी कहीं ना कहीं खबर मिल गई है। देखें, भारत हमेशा से करता है, चाहे पठानकोट का देख लें, उड़ी का देख लें, अभी रिसेंट पुंछ में हुआ, फिर एक और जिसपे इन्होंने कहा जी कि आसमानी बिजली गिरी, फिर का जी किसने ग्रेनेड फेंक दिए, 4-5 फौजी मारे गए। सब सही ड्रामे ये करते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करें, और जो इनको नाकामी में G20 में जिसमें 4-5 ममालिक नहीं आए हैं, उसके बाद इनको अंदाजा हो गया जिस तरीके से क्रैकडाउन किया हुआ था, बिल्कुल कर्फ्यू लगाया हुआ था, लोगों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस स्ट्राइक की थी, कश्मीर के दोनों तरफ हड़ताल हुई है। इससे दुनिया को भी पता चल गया और इनकी दुनिया में जागृत आई हुई है। ये इतने घटिया ये 4-5 पटोला है, ये जो एक दहशत के कातिल है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं, उसमें ये हो चुके हैं। अभी भी ये चाह रहे हैं कि दोबारा स्टेज ड्रामा करें। आई थिंक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को वार्न करना चाहिए दुनिया का जी कि अभी ये फिर स्टेज करेंगे ड्रामा और वो फिर पाकिस्तान में इल्जाम लगाएगा। पाकिस्तान किसी मुल्क में इंटरफेयर नहीं करता। हम पहले ही दहशतगर्दी में विक्टिम है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें इंडिया मुलव्वस है। सो ये जितने मर्जी स्टेज ड्रामे करे, आप दुनिया इनका काला मुंह चेहरा नजर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हारिस साहब, अब ये जो ज़ाहिर के इत्तलात हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की और इतनी बड़ी एक एडवेंचरिज्म की, तो इस पे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सिफारत खाना जो है और पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए इस हवाले से और दुनिया को बहुत मौसर तरीके से इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आगाह करें? देखें, पाकिस्तान को चाहिए फॉरेन ऑफिस को कि हमारे जितने दुनिया के एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, उनको फॉरेन ऑफिस बुलाएं, उनको ब्रीफ करें कि इंडिया ने पहले कौन कौन से स्टेट ड्रामे किए हैं, लेटेस्ट जो 2 किए हैं वो भी बताएं, और बताएं कि ना इस नाकामी के बाद जो इसको मुंह की खानी पड़ी है उसमें ये पागल होके इनकी रॉ जो ये दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, पहले ही वार्न कर दे, ताकि जब हो तो दुनिया को पता हो कि ये स्टेट ड्रामे झूठ बोल रहे हैं, और साथ ही कोशिश करेंगे उसका बहाना बना के फिर तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे अपने अवाम को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। कि पूरे इंडिया को पता चल गया कि ये इनका जो G20 कॉन्फ्रेंस फेल हो गई है। इसके लिए हमें एक डिप्लोमेटिक कमेंट से पहले से प्लान कर लिया, फ्रेम करें इसको।
ठीक, सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब एक दफ़ा फिर से उसी तरह की खबर आ रही है। G20 इजलास की नाकामी को देखते हुए हुर्रियत पसंदों से मंसूब एक फॉल्स फ्लैग हमले का मंसूबा बनाया गया है भारत की जानिब से। पाकिस्तान किस तरीके से इसको बेनकाब कर सकता है और किस तरीके से पूरी दुनिया को बता सकता है कि एक दफ़ा फिर से इस तरह के मंसूबे भारत की जानिब से बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान ने जो G20 की समिट जो है कश्मीर में मुनक्कद करने की कोशिश की, मकबूजा कश्मीर में, उसको उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसकी की वो कोशिश कर रहा था। इस दफ़ा वो दोबारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कश्मीर मसला कश्मीर को दहशतगर्दी के ज़िम्मे में ले आए बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, ताकि ये बात दावा करवा सके बैरूनी सतह पे कि ये एक हक़ खुद इरादियत की जंग या हक़ तहरीक आज़ादी नहीं बल्कि एक दहशतगर्दी की मुहिम है। लेकिन जाहिर है ये मुमकिन नहीं है जब तक कि वो कोई ज़मीनी कार्रवाई ना करें। यही वजह है कि वो मुतवातर इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ करते रहेंगे ताकि ये तासुर पैदा कर सकें। लेकिन हिंदुस्तान को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कल की नाकामी के बाद ये बात वाज़ेह है कि दुनिया भी ये बात समझती है कि हिंदुस्तान वहाँ क्या कर रहा है, और इसके अलावा वहाँ की जो ज़मीनी सूरत हाल है उस बात की इजाज़त नहीं देगी कि तमाम चीज़ें ढकी छुपी रहें। डॉक्टर मारिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है एक मुतनाज़ा इलाका कश्मीर को। अब ऐसे में अगर वहाँ पर भारत ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है तो खुद यूनाइटेड नेशन इस वक्त कहाँ खड़ा है, क्योंकि उसकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें, ये सारी कार्रवाई भारत कर रहा है। देखिए जी, ये तो बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसमें एक फरीक है, क्योंकि अगर आप 1949 की रेजोल्यूशन पढ़े तो उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि अगर कोई भी ज़मीनी तब्दीली आती है या मटीरियल चेंज आता है मकबूजा कश्मीर या आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो अक़वाम मुत्तहिदा इसको बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में लेके जा सकता है और बतौर फरीक लेके जा सकता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ ये कोई मुमकिन नहीं है कि जी ऐसा होगा तो वैसा होगा। ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर लिखी भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन और उसके चार्टर के अंदर भी मौजूद हैं। तो इस वक्त तो हमें जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए और हिंदुस्तान को इस बात के ऊपर जो है जवाब देना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को तब्दीली लेके आए हैं। अच्छा मारिया साहिबा, आप क्या समझती हैं, मिस्र, तुर्किया, चाइना, यानी कि बहुत से ममालिक जिस तरीके से उन्होंने G20 के इजलास का बाइकॉट किया, पाकिस्तान का भी सिफारती सतह पर एक तरह से देखा जाए तो ये उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है और हमारी सिफारती सतह पे भी हमारी एक ये कामयाबी है। जी, इसका कोई शक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो तरीके होते हैं आप किसी भी रवायत को जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूती हासिल करते हैं। एक तो ये होता है कि आप उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ को तब्दील करें, दूसरा ये है कि वहाँ आप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं ताकि ये तासुर दिया जाए कि हिंदुस्तान कैसा है। देखिए, मकबूजा कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था और अगर हिंदुस्तान एक मकबूजा इलाके में जाके कॉन्फ्रेंस करता है तो बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक ना सिर्फ ये गलत है लेकिन ये तमाम ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो भी जंग के अंदर फरीक बन जाएंगे। ये एक तरीका है जिसके तहत हिंदुस्तान एक कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अपनी गैर कानूनी अमल को बैनुल-अक़वामी तक़वियत दे और उसको उस तरह एक्सेप्ट करे। लेकिन ज़ाहिर है जो उसका रिस्पॉन्स आया उस बात की काफ़ी करती है कि दुनिया समझती है कि क्या बैनुल-अक़वामी मामलात हैं और क्या बैनुल-अक़वामी उसका रिस्पॉन्स है। अच्छा, हारिस नवाज साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और कानून साज असम्बली से भी उन्होंने खिताब किया और LOC के उस पार जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, आवाम है वादी के उस पार, उनसे भरपूर यकजहती का इजहार किया। तो ऐसे में जो दुनिया के लिए जो पाकिस्तान से मैसेज जा रहा है, आप समझ रहे हैं कि बहुत वाइब्रेंट अंदाज में जा रहा है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस तरह की उन चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रही है? देखिए, ये वज़ीर ख़ारजा का जो विज़िट है कश्मीर का, ये बहुत टाइमली था, इज़हार यकजहती था। इवन बॉर्डर के आस हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनको भी तस्लीम मिली होगी कि पाकिस्तान मकबूजा इलाके को बहुत अहमियत देता है और वो समझता हर वक्त उनके साथ खड़ा हुआ है। और वहाँ पर जाना कश्मीर में, वहाँ की असम्बली को ड्रेस करना, वहाँ से लोगों से मुलाकात करना, दोनों तरफ के जो कश्मीरी हैं उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक भी की है और वहाँ पर रैली भी निकाली है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और साथ ही साथ ये फॉरेन ऑफिसर आई वुड गिव क्रेडिट के जिस तरीके से 5-6 ममालिक ने जाने से इनकार किया है, दिस शोज के समबडी हैज कन्विंस्ड देम, उनको बताया गया है। और इसी तरीके से आई फील कि अगर
20 के 20 ममालिक को अप्रोच किया जाता है, उनको बताया जाता है कि मकबूजा इलाका है। इंडिया ने किस तरीके से वहाँ किया है, वहाँ बड़े खतरनाक हालात हैं, इट कैन बी ट्रबलसम फॉर द कंट्री ऑल्सो। और उसके बाद वहाँ एक लोगों के आप एक के खुदात के खिलाफ जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर्ड रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात है। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन को एक्सेप्ट करता है कि ये मकबूजा इलाका है, तो शायद वो ना और ज़्यादा जाते हैं नाकाम होती। लेकिन अभी भी जो नाकामी हुई है इसका इंडिया भूलेगा नहीं, ये ज़रूर कोई रिवेंज लेगा। और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पाकिस्तान को प्रेम करना चाहिए, तमाम दुनिया को बताना चाहिए, ताकि करने से पहले इनका मनसूबा नाकाम हो जाए। बिल्कुल हारिस साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मेजर डिप्लोमेटिक एक सेटबैक हुआ है भारत के साथ, तो वो अपनी बौखलाहट का शिकार है, तो उसका कहीं ना कहीं रिवेंज निकलेगा। मारिया साहबा, आप क्या समझती हैं? गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से तकरीर की कानून साज असेंबली में वज़ीर ख़ारजा ने, और उन्होंने एक दफ़ा फिर से बातचीत की भी ऑफ़र की भारत को, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी सूरत हाल बयान की जो कि मसला कश्मीर में है और ओवरऑल भारत में अक़लियतों के साथ जिस तरीके से सलूक रवा रखा जाता है, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया। उसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की, वो अच्छी खासी जो है मुश्किल है। तो इस वक्त हिंदुस्तान पूरी कोशिश में है कि किसी तरह जो भी उन्होंने गैर कानूनी अमल किया 5 अगस्त 2019 को, उसको किसी तरह बैनुल-अक़वामी जो है एक्सेप्टेंस मिले। उसके साथ साथ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत इन्होंने तमाम कार्रवाई की, अक़लियतों से उनके हक़ शहरियत ले लिया गया और उसके लिए मसाइल पैदा किए गए, उसको भी जो है दुनिया समझ जाए, उसको जो है उसके पर कोई बातचीत ना करे। लेकिन जब आप इस किस्म के इक़दाम करते हैं तो उससे आप जो है इशू को इंटरनेशनलाइज भी करते हैं और उसके ऊपर बातचीत भी होती है और दोबारा जो है फोकस भी आता है। हिंदुस्तान ने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें दबाने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है ये तमाम चीज़ें तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने लेके आती हैं और यही बात है जिसको इस वक्त को सामना है। और यही वजह है कि एक दफ़ा वो दोबारा मसला कश्मीर को दहशतगर्दी में लाने के लिए न सिर्फ ज़मीनी कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर के अंदर भी कर सकते हैं। तो यही जो सूरत हाल है उसका सामना है। और रही बात अक़लियतों की, तो वो बात भी वाज़ेह है कि हिंदुस्तान का जो रवैया है वो ऐसा है जिसके लिए आज नहीं तो कल उनको इन चीज़ों के लिए जवाब नहीं होना होता है, ज़मीनी तौर के ऊपर भी, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी, और हो सकता है हिंदुस्तान की तकसीम पर भी। हारिस साहब, क्या वजह है कि मकबूजा कश्मीर में दुनिया का हाईली मिलिटराइज्ड रीजन है इस वक्त, और वहाँ पे जो भारतीय जारियत है वो हर कोई देख रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा तो शायद वो ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं देख रहा, उनकी वो जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं आलमी सतह पर, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। ऐसा क्यों है? क्या ऐसी वजूहात हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजूहात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर है, दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया की इकॉनमी मजबूत है, वहाँ पर बहुत ममालिक ने, इवन इस्लामी ममालिक ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसकी वजह से वो उसको सपोर्ट करते हैं। हमेशा याद रखें, हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम सीटक बनाएं, गवादर पोर्ट को ऑपरेशनाइज करें, इकॉनमी रिवाइव करें। हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशन बहुत अच्छी है। अगर इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क मफादात में करेंगे। दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, सऊदी अरब की, यूएई की, रशिया की, ईरान की, चाइना की। तो ये ममालिक ऑटोमेटिक चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया में हालात नॉर्मलाइज रहें, ताकि यहाँ पर बिजनेस फ्लरिश हो, बिजनेस चलता रहे। जिसकी वजह से वो इंडिया को भी फोर्स करेंगे कि कोई प्रोवोकेटिव एक्शन मत करें। इस तरह वो पाकिस्तान को कहेंगे और कोशिश करेंगे इनका जो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि दोनों तरफ नॉर्मलाइज हालात हों और बिजनेस चले और दुनिया के इंटरेस्ट इस खत्ते में ज़्यादा हो जाए। ये वजह जिसकी वजह से तमाम यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल सब आंखें दूसरे कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया से उनको बहुत इंटरेस्ट है। दे यूज इंडिया एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर सीकर न बने, दहशतगर्दी वो करते हैं। चाइना के खिलाफ यूज करते हैं साउथ चाइना सी में, फिर वो लद्दाख में, फिर 2+2 का ग्रुप बने हुए हैं। आप देखो उनकी इसकी ग्रोथ है। इसलिए हमें बेसिकली द वॉर इकोनॉमी, हम अपनी इकोनॉमी डेवलप करें, हम डिपेंडेंट आईएमएफ वर्ड ख़त्म करें, तो हम अपने पैसे मुल्क के मफादात में कर सकेंगे। सही। मारिया साहब, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने कहा, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अपनी इकोनॉमी को अगर डेवलप किया जाए और इस पोजीशन पर आकर खड़े हुआ जाए कि जहां पर कहीं ना कहीं आप असरअंदाज होते हुए नजर आए। जो ममालिक G20 के इजलास में मौजूद थे, क्या उनको यूनाइटेड नेशन की इन तमाम चीज़ों के बारे में या इन तमाम रूल्स के बारे में नहीं पता था कि G20 जैसा इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म, जिसका इजलास एक मुतनाज़ इलाके में किया जा रहा है, इसके बावजूद वो वहाँ पर शिरकत के लिए पहुँचे?
देखिए उनको पता जरूर था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपकी जंग है, ये आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर आप अपना मसला आगे नहीं लेके जाते हैं, उसके ऊपर साजिश का मदद नहीं करते हैं, तो आप दूसरे ममालिक से ये बात तवक्कुल ना रखें कि वो आपके कौमी मफाद में किसी और मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को बदल कुछ ना करें। ये हमारी जंग और हमें लड़नी होगी। हाँ, इन तमाम ममालिक को पता जरूर है, लेकिन इनकी आवाम तक ये बात पहुँचाना, इनकी आवाम तक किसी की बात पहुँचाना मतलब ये हमारा काम है। हारिस साहब, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वही सबसे बड़ी इस वक्त अगर कोई कमजोरी है पाकिस्तान के लिए वही, क्योंकि दुनिया इस वक्त अगर वेस्ट देख रहा है, यूरोप देख रहा है, 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन अगर भारत की है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है और वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट उनके साथ जो है वो वाबस्ता हैं। यही चीज़ पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे, फ्लरिश करे तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये हमें भी सोचना होगा और कि हम अपनी पॉलिसी को, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या हमारे और मामलात हों, कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करें, आगे लेकर चलें। जब दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया में क्यों है, उनको तजारत नजर आती है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी साथ उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वहाँ पर बिजनेस चल रहा है, तो वो उस मुल्क में कभी उसको नाराज नहीं करना चाहेंगे। लाइकवाइज अगर पाकिस्तान में अगर इन ममालिक की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कोई रिफाइनरी सऊदी अरब 20 अरब डॉलर की लगा लेता है, सऊदी अरब लगा लेता है, ईरान लगा लेता है, चाइना लगा लेता है, तो फिर वो चाहेंगे, इंडिया को पुश करेंगे कि डोंट इंटरफेयर इन पाकिस्तान, लेट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बी देयर एंड आल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि वो यहाँ के बिजनेस अर्न करना चाहेंगे। ये वजूहत है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक सर्वाइवल हो, वी शुड बी आउट ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक। जब तक IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल में रहेंगे, वो आपके अपनी मर्जी से ऐसे करेंगे जो हमें सूट नहीं करते। इसलिए हमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी है कि कोशिश करें कि गुलशन के हालात ठीक करें, सीपैक बनाएं, पूरी दुनिया की मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री की मार्केट, सेंट्रल एशिया आपका वेट कर रहा है कि यहाँ से छू जाएं, रशिया वेट कर रहा है, ईरान वेट कर रहा है, सोचें। और ये पूरा जो चाइना की डेवलपमेंट, जो ऑयल आता है इम्पोर्टर सब इधर से आएगा, तो हमें कितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिससे हम स्ट्रॉन्ग होकर दुनिया की नज़रों में आंखें डाल के अपने फैसले कराते हैं। जी बिल्कुल, अपनी इकोनॉमी को जब तक हम बूस्ट अप नहीं करेंगे उस वक्त तक फॉरेन पॉलिसी के वो तमाम अहदाफ जो कि हम हासिल करना चाहते हैं हासिल नहीं कर पाएंगे। ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा मारिया ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी।